नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्यूआरएमपी स्कीम की। जीएसटी की क्यूआरएमपी स्कीम किसके लिए है, इसमें कौन जा सकता है, इसको लेने के बाद हम पेमेंट कैसे करेंगे, रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। दोस्तों, पूरा डिटेल में बहुत ही आसान तरीके से मैं इस स्कीम को समझाऊंगा। दोस्तों, ऐसे जीएसटी में यह स्कीम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है, लेकिन अगर जीएसटी हम सीख रहे हैं, जीएसटी पढ़ रहे हैं, तो यह स्कीम अगर जीएसटी में है तो हमें इसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है और बहुत ही सरल तरीके से बनाया है। एक बार यह वीडियो आप देख लेंगे तो इस स्कीम को पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा प्रोसेस ही समझ जाएंगे। तो दोस्तों, क्यूआरएमपी का मतलब क्या हो गया? क्यूआरएमपी का मतलब हो गया क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे आप और मंथली पेमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल में क्या होता है? नॉर्मल में तो हम हर महीने रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे जीएसटी R1 फाइल करते हैं, जीएसटी R3 भी फाइल करते हैं, हर महीने फाइल करते हैं और हर महीने पेमेंट भी करते हैं। इसमें क्या होगा, आपको जीएसटी R1 और जीएसटी R3 को हर महीने नहीं फाइल करना है, आप इसे क्वार्टरली 3-3 महीने का इकट्ठा ही फाइल करेंगे और पेमेंट जो है, पेमेंट आप मंथली करेंगे। अब आप यह सोचेंगे कि हम पेमेंट रिटर्न तो 3-3 महीने का इकट्ठा फाइल करेंगे, लेकिन पेमेंट हर महीने कैसे करेंगे, हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? दोस्तों, आप पेमेंट भी दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें पेमेंट करने के लिए दो तरीका दिया गया है। क्या? एक तो आपको दिया गया है फिक्स सम मेथड और सेकंड है सेल्फ असेसमेंट मेथड। अब फिक्स सम मेथड क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट मेथड क्या होगा, इसको अभी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। और फिक्स सम मेथड में एक आप 35% भी पेमेंट कर सकते हैं एंड 100% भी पेमेंट कर सकते हैं। कब किस अमाउंट पर 35% करना होगा, कब किस अमाउंट पर 100% पेमेंट करना होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, इसमें जो आपका हर महीने आईएफएफ फाइल करना होता है, यह ऑप्शनल है, यह कोई कंपलसरी नहीं है, यह कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने आईएफएफ फाइल करना ही करना है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी इच्छा हो तो फाइल कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, आप सीधा जीएसटी R1 फाइल कीजिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्कीम में कौन जा सकता है, यह स्कीम किसके लिए है। तो दोस्तों, यहाँ मैं सीधे बता दूं, का पिछले फाइनेंशियल में जिसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल में जिसका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम हुआ, वह इस स्कीम में जा सकता है। और जीएसटी वाइज या जो आपका टर्नओवर देखा जाएगा, जीएसटी वाइज मतलब जैसे कि आपका पैन नंबर है, तो एक पैन नंबर पे आप जितना जीएसटी नंबर लेंगे, देख सकते हैं, मान लीजिए एक पैन नंबर पर आपने 2 जीएसटी नंबर ले लिया है, तो एक जीएसटी नंबर पे 4 करोड़ का टर्नओवर हुआ, दूसरे जीएसटी नंबर पे 4 करोड़ का टर्नओवर हुआ। तो ऐसा नहीं कि 4 + 4 8 करोड़ आपका टर्नओवर हो गया। पैन के बेस पे तो 8 करोड़ का, लेकिन पैन के बेस पे आपको यह टर्नओवर नहीं देखनी है। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी वाइज मतलब जिस जीएसटी में आप इस स्कीम में लेने जा रहे हैं, इस स्कीम को, उस जीएसटी में आपने पिछले फाइनेंशियल में जो अपना डेटा दे रखा है, जो रिटर्न फाइल किया है, वह 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम होना चाहिए, आप इस स्कीम में जा सकते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए आपको इस स्कीम में जाना है, तो आपको क्या करना होगा? तो आपने जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया तो रेगुलर स्कीम में लिए होंगे, बाद में स्कीम में जाना चाहते हो, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में ही है, कंपोजिशन स्कीम वाले भी इस स्कीम में जाना चाहते हैं। दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम क्या हुआ? कंपोजिशन स्कीम में मैंने ऑलरेडी ही बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है और इसमें भी डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं उसका लिंक दे रहा हूं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम को समझना चाहते हो ना, तो आप उस वीडियो को देख लेना। अब आगे हम बात करते हैं इस स्कीम की, क्यूआरएमपी की। अब आपको क्यूआरएमपी स्कीम लेना है, ऑप्ट इन करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा अपने जीएसटी
वो लॉगिन कीजिए और सर्विस में जाइए। सर्विस के बाद रिटर्न्स में जाइए। रिटर्न्स में जाने के बाद आपको सबसे नीचे देखिए दिख रहा है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न में आपको जाना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसकी टाइमलाइन क्या होगी, आप किस समय कब जा सकते हैं? वैसे तो आप किसी भी क्वार्टर की स्टार्टिंग से पहले आप इस स्कीम को ऑप्ट इन कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि आपको कैसे जाना है। मान लीजिए अप्रैल मई जून का क्वार्टर है फर्स्ट, आप चाहते हैं कि अप्रैल मई जून में इस क्वार्टर में आप इस स्कीम में आ जाएं, तो इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर ऑफ द लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर। मान लीजिए आपको इस क्वार्टर में जाना है, तो इसका पिछला क्वार्टर कौन था, जनवरी फरवरी मार्च। तो पिछले क्वार्टर का सेकंड मंथ क्या हुआ, फरवरी, फर्स्ट फरवरी से, और जिस क्वार्टर में जाना है इसका फर्स्ट मंथ कौन हुआ, अप्रैल, लास्ट अप्रैल तक, मतलब फर्स्ट फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में आप जा सकते हैं। मान लीजिए जैसे जुलाई अगस्त सितंबर या क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है और आप चाहते हैं कि इस क्वार्टर से आप इस स्कीम में जाना चाहते हैं, तो जुलाई अगस्त सितंबर का से पिछला क्वार्टर कौन सा हुआ, अप्रैल मई जून, और उसका सेकंड मंथ कौन हुआ, मई। तो फर्स्ट मई से, और इस क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का लास्ट डे 31 जुलाई, तो फर्स्ट मई से 31 जुलाई के बीच आप इस स्कीम को ऑप्ट इन कर सकते हैं। इसी तरीके से अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर जाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में ले सकते हैं। जनवरी फरवरी मार्च में जाना चाहते हैं तो फर्स्ट नवंबर से 31 जनवरी के बीच में ले सकते हैं। इस तरीके से आप इसको ऑप्ट इन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने एक बार इस तरीके से इसको ऑप्ट इन कर लिया तो हर क्वार्टर आपको यह प्रोसेस नहीं करनी है, यह कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आप इस स्कीम में रहना चाहेंगे। हाँ, अगर आप किसी क्वार्टर में 5 करोड़ आपका टर्नओवर पार हो गया तो आपको इससे बाहर जाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप अगर अपने मर्जी से भी जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 5 करोड़ पार नहीं भी हुआ लेकिन आप इस स्कीम में नहीं रहना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं मंथली रिटर्न फाइल करूंगा, तो इसी टाइमलाइन से आप बाहर भी जा सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं कि आउटवार्ड सप्लाई के बारे में। अगर आप QRMP स्कीम में हो तो आउटवार्ड सप्लाई में आप क्या करें। दोस्तों जैसे नॉर्मल में क्या होता है, हम GST R1 मंथली फाइल करते हैं और GST R1 में अपना आउटवार्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं। जब हम GST R1 फाइल करते हैं उसी के बेस पे जो हमारा रेसिपिएंट है उसी को इनपुट मिलता है, क्योंकि फिर GST R2B में उसको दिखेगा तभी वो क्लेम कर पाएगा। लेकिन इस स्कीम में तो आपको रिटर्न मंथली फाइल करनी है, वो क्वार्टरली फाइल करनी है, हर 3 महीने में फाइल करनी है। तो जो आपका रेसिपिएंट होगा ना वह तो ITC ले नहीं पाएगा, क्योंकि जब आप R1 फाइल करोगे 3 महीने का तभी वह क्लेम कर पाएगा। इसके लिए यह ऑप्शन दिया गया आपको, आप अगर चाहते हैं कि आपका जो रेसिपिएंट है उसको इनपुट मिल जाए तो इसके लिए आप IFF फाइल कर सकते हैं। और IFF में आप सिर्फ B2B इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं, B2C इनवॉइस इसमें नहीं अपलोड करेंगे, आप सिर्फ B2B इनवॉइसेस। और दोस्तों इसमें सिर्फ 50 लाख तक की वैल्यू की इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मंथ में 60 लाख 60 लाख की B2B सेल हुई और आप चाहते हैं कि IFF में पूरा 60 लाख की इनवॉइस B2B अपलोड कर दें, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ 50 लाख तक की वैल्यू की इनवॉइस इसमें अपलोड करेंगे। ओके, तो जब आप B2B इनवॉइस IFF में अपलोड कर देंगे ना, तो आपके सामने वाले जो आपका रेसिपिएंट है उसको ITC मिल जाएगा, उसके GST R2B में शो हो जाएगा। इसलिए IFF आप अपलोड कर भी सकते हैं। करना कब आपको है, जैसे हम GST R1 फाइल करते हैं तो GST R1 का इस मंथ का फाइल करना होता है, उसका नेक्स्ट मंथ 11 तारीख तक हमारी ड्यू डेट होता है। इसी तरीके से अगर जब आप IFF फाइल करेंगे तो इसका भी नेक्स्ट मंथ का 13 तारीख तक आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, 13 तारीख तक। अगर 13 तारीख के बाद आप फाइल करना चाहेंगे IFF तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
अब इसमें अप्रैल और मई दोनों महीने का तो आप चाहेंगे तो IFF फाइल करेंगे, लेकिन जब जून होगा तो जून में आपको IFF फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो जून में आपको GST R1 ही लगाना है, तो सीधा जून में आप GST R1 फाइल करें। अब दोस्तों, जब GST R1 आप जून में फाइल करेंगे तो आपको तीनों महीने का करना है, तो इसके लिए आपको अप्रैल या मई में जो आपने IFF में इनवॉइस अपलोड किया है, दोबारा उसको जून में जब R1 फाइल करेंगे तो उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जून में क्या करेंगे, जून में आप तो जून की पूरी इनवॉइस B2B, B2C अपलोड करेंगे, जो भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट होगा अपलोड करेंगे। और अप्रैल और मई में जो आपने IFF फाइल किया था, उसमें अगर जो इनवॉइसें बच गई होंगी, मान लो B2B का डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आपने अपलोड कर दिया था, B2B इनवॉइस अपलोड कर दिया था, लेकिन B2C इनवॉइस बची थी, तो जो भी अप्रैल और मई के मंथ में आपने जो IFF में इनवॉइस नहीं अपलोड किया था, जो भी बैलेंस है, आप जून के रिटर्न में जब फाइल कर रहे हैं, सारा अपलोड कर दीजिए। अपलोड इनवॉइसेस B2B एंड B2C, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आप मंथ 3 एंड पेंडिंग इनवॉइसेस इन GST R1। अब जो भी जून की सारी इनवॉइसेस और अप्रैल मई की जो भी आपकी पेंडिंग इनवॉइसेस थी, जो आपने IFF में नहीं अपलोड किया था, आप GST R1 में अब सीधा अपलोड कर दीजिए। दोस्तों, यह समझ में आ गया। इस तरीके से हम अपने आउटवर्ड की सप्लाई करेंगे। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, हम पेमेंट कैसे करेंगे, इंटरेस्ट और लायबिलिटी हमारी इसमें कैसे बनती है। दोस्तों, अब यहाँ पेमेंट क्या है, दो ऑप्शन दे रखा है पेमेंट करने, और पेमेंट का ड्यू डेट इसमें क्या रहेगा, क्योंकि आपको इसमें मंथली जो पेमेंट करना है, तो हर महीने की नेक्स्ट मंथ का जो होगा 25 तारीख आपको नेक्स्ट मंथ की, जैसे अप्रैल महीने का आपको पेमेंट करना है, तो इसका 25 मई तक आप पेमेंट कर दीजिए। मई का पेमेंट करना है तो 25 जून तक पेमेंट कर दीजिए। ये तो आप अप्रैल और मई का पेमेंट का ड्यू डेट हो गया। लेकिन जब आपको जून का करना होगा तो जून को पेमेंट के लिए कोई ड्यू डेट नहीं है, क्योंकि जून में तो आपको अब GST-R3 ही लगानी है। GST-R3 लगाओगे तो उसमें पेमेंट भी करेंगे आप। तो GST-R इस स्कीम में QRMP में 3B फाइल करने के लिए दो डेट है, 22 तारीख या 24 तारीख। स्टेट वाइज है, कुछ स्टेट के लिए 22 तारीख का ड्यू डेट है या कुछ 24 तारीख को है। तो आप जब अप्रैल मई जून तीनों महीने का रिटर्न फाइल करेंगे GST-R3B, तो जुलाई के 22 तारीख या 24 तारीख तक फाइल करेंगे। अब हम देखते हैं पेमेंट इसे कैसे करेंगे हम। अब सबसे पहले यहाँ फिक्स्ड सम मेथड, फिक्स्ड सम मेथड में कौन सा पेमेंट कैसे करेंगे, और सेकंड है सेल्फ असेसमेंट मेथड, इससे पेमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, जब आप पेमेंट करेंगे ना, जब आप पेमेंट करने के लिए चलान बनाएंगे, तो आपके सामने यह देखो, रीजन फॉर चलान दो ऑप्शन है। ये तो एनी अदर मंथ पेमेंट, ये तो आप जो नॉर्मल में हर महीने रिटर्न फाइल करते हैं उसमें जाएंगे, लेकिन आपको इसमें जाना है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टर रिटर्न। जब इसमें जाएंगे तो आपको देखो दो तरीके का यहाँ मिल रहा है। ये 35% चलान, 35% वाला क्या हो गया, ये हो गया फिक्स सम मेथड, ये 35 वाला हो गया। और सेकंड ये सेल्फ असेसमेंट मेथड, अगर इसमें आप पेमेंट करेंगे तो आपको चलान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिक, इस पे जाना होगा। इन दो टाइप से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि फिक्स सम मेथड में कैसे पेमेंट करेंगे। दोस्तों, इसमें एक पेमेंट आपका 35% होगा। कौन सा, जैसे हु फर्निश GST-R3B क्वार्टरली द लास्ट क्वार्टर। दोस्तों, मान लीजिए जिस महीने का आप पेमेंट कर रहे हैं, जिस क्वार्टर का, इसके पीछे वाले क्वार्टर का अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल में थे, क्वार्टर रिटर्न फाइल करते थे, तो पीछे के लास्ट के क्वार्टर में आपने जो पेमेंट किया हुआ है अपने कैश लेजर से, उसका 35% पेमेंट करेंगे। 35% एक्सपायर्ड इन कैश लेजर इन दी प्रीसीडिंग क्वार्टर। मतलब अगर आपका जो रिटर्न फाइल वाला सिस्टम क्वार्टरली था, तो आपने अगर क्वार्टरली पेमेंट किया है, क्वार्टरली ही आ रहे हैं, तो आप जो लास्ट क्वार्टर में
लास्ट क्वार्टर में जो आपने टैक्स पेमेंट किया है, जीएसटी पेमेंट किया है अपने कैश के लेजर से, उस अमाउंट का 35% आपको फिक्स पेमेंट कर देना है। 100% कौन सा? मान लीजिए आप पहले क्वार्टरली रिटर्न नहीं फाइल करते थे, मंथली रिटर्न फाइल करते थे, तो आप लास्ट मंथ में जो आपने कैश के लेजर से पेमेंट किया है उसका 100% आपको पेमेंट करना है फिक्स। ये चीज़ समझ में आ गया? अगर आपका पीछे का क्वार्टर का रिटर्न क्वार्टरली है तो आपने जो पीछे लास्ट क्वार्टर में जो आपने कैश से पेमेंट किया है, कैश लेजर से, उसका उस अमाउंट का 35% आपको पेमेंट कर देना है। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते थे, जो लास्ट मंथ में आपने पेमेंट किया था, उसका 100% आपको पेमेंट करना होगा। ये तो हो गया फिक्स सम मेथड। इसको भी एग्जाम्पल से समझाऊंगा ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जो सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये होगा दोस्तों, आपको पूरा असेसमेंट करना पड़ेगा। आप भले ही 3B R1 नहीं फाइल कर रहे हो, लेकिन आपको पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। फिर आपको अपना आउटपुट, इतना इनपुट, सारा ITC क्लेम करना पड़ेगा। पूरा असेसमेंट करके आपको टैक्स पेमेंट करना होगा। दोस्तों अगर सेल्फ असेसमेंट में करना है, पूरा दिमाग खर्च करना ही है, तो इस स्कीम में जाने का कोई मतलब ही नहीं। फिर तो आप मंथली में ही रहिए, क्योंकि आपको हर महीने जब सेल्फ असेसमेंट करना ही है, आपको पूरा दिमाग लगाना ही है, कोई मतलब नहीं इस स्कीम। अगर आप इसमें भी सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने वर्किंग कीजिए, एक पेज पे पूरा अपना डेटा तैयार कीजिए, कितना आउटपुट है, कितना ITC है, कितना इनपुट है, कितना RCM है, पूरा कैलकुलेशन लगा के कितना आपको पेमेंट करना है, पेमेंट कीजिए। तो यह सेल्फ असेसमेंट में आपको पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। और फिक्स वाले में तो फिक्स बता दिया। अब आगे मैं जो 35% वाला है और 100% वाला है फिक्स वाला, तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए अब यहाँ हमारा जो एग्जाम्पल है दोस्तों, यह क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट किया होता है। जो अभी ये फिक्स में जा रहे हैं 35% वाले में, इनका जो पिछला क्वार्टर था उसमें भी एक क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते थे, और क्वार्टरली इन्होंने जो लास्ट क्वार्टर में पेमेंट किया था, मान लीजिए इन्होंने जनवरी फरवरी मार्च, इनका पिछले क्वार्टर था जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी फरवरी मार्च में इन्होंने मार्च था, मार्च में कितना पेमेंट किया था, CGST 500, SGST 500, IGST 500, वो भी क्वार्टरली था, क्वार्टरली। ठीक है, अब इनको पेमेंट करना है कौन से क्वार्टर का? अप्रैल मई जून का। तो फिक्स में तो 2 महीने का पेमेंट करेंगे, अप्रैल मई का, जून का तो पूरा तीनों, एक अप्रैल मई जून तीनों का एक साथ बनेगा, ये भी फाइल होगा। तो वहाँ मंथली केवल जून का करना, नहीं तो अप्रैल और मई का 2 महीने का इनको फिक्स पेमेंट करना है। तो मान लीजिए पिछले क्वार्टर के लास्ट मंथ में इन्होंने 500 पेमेंट किया था, तो 500 का 35%, 75 रुपये का, 500 का 35%, SGST 75 रुपये, और IGST 1000 किया था, तो 1000 का 35%, 350 रुपये फिक्स, ये पेमेंट कर देना। इतना आउटपुट है इनका, इतना इनपुट है। इन्होंने IFM में क्या इनवाइस आउटवर्ड में दिखाया, कोई उसे लेना देना नहीं है, आपको फिक्स अमाउंट ये पेमेंट कर देना है। और फिर हम जब इसका असेसमेंट करेंगे लास्ट में 3 महीने का एक साथ, तब वहाँ हिसाब किताब लगाएंगे, कितना आपको देना था, दे दिया, कम दिया, कितना ज़्यादा किया, अभी तो आपको फिक्स कर देना है। ये तो 35% वाला हो गया। और 100% वाला, इसमें मंथली, मान लीजिए आप पिछले क्वार्टर में आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो आप लास्ट मंथ में जो पेमेंट किया था, जैसे पिछला क्वार्टर क्या था, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च में आपने मार्च में जो पेमेंट किया था लास्ट में, CGST 100 रुपया, SGST 100 रुपया, IGST 200 रुपया, और आप अप्रैल मई जून अगले जो में इसमें पेमेंट करना है अप्रैल मई का, तो पिछले मंथ में आप मंथली थे, अब आगे इस स्कीम में आ गए, तो इसमें इसका 100%, 100 रुपये का 100% CGST 100 रुपया, और SGST का 100% 100 रुपये, और IGA का 100 200 रुपये, आप 100% ये पेमेंट करेंगे अगर पिछले क्वार्टर में आप मंथली थे पिछले। दोस्तों यह तरीका है आपका 35% वाला और 100% वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें टोटल अप्रैल मई जून, क्योंकि आपने जो फिक्स वाला पेमेंट किया है अप्रैल और मई का किया है, अब जून का तो किया नहीं, अब जून में तो आपको 3B फाइल करना हो गया। तो अप्रैल मई जून, अब हम तीनों महीने का देखते हैं। टोटल लायबिलिटी 4.5 लाख रुपए,
अप्रैल मई जून तीनों महीने का। तो तीनों महीने का जो मिला के आईटीसी था 3 लाख था। 4.5 लाख में से 3 लाख आईटीसी सेट हो गया। नेट लायबिलिटी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए हमको पेमेंट करना है। तो हमने जो फिक्स मेथड से पेमेंट किया था अप्रैल और मई में, मान लीजिए 70,000 रुपये का कैश पेमेंट कर दिया था। तो 1.5 लाख में से 70,000 रुपया कैश पेमेंट कर दिया। अब 80,000 रुपये हमें पेमेंट करना है। अप्रैल मई जून तीनों महीने का हिसाब किताब हो गया, कितना आईटीसी था, कितना कैश में पेमेंट किया था, सब एडजस्ट करने के बाद 80,000 रुपये हमें कैश में पेमेंट करना है। लेकिन दोस्तों ये तो तीनों महीने का टोटल हो गया, लेकिन इसको मंथली वाइज हम करके देखेंगे किस महीने में कितना कैसे था। मंथली थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है अप्रैल महीने, मई जून। अप्रैल में आउटपुट 1 लाख, मई में आउटपुट 1.5 लाख, जून में आउटपुट 2 लाख। अब अप्रैल में हमारा आईटीसी कितना था 60,000, मई में आईटीसी 90,000, जून में आईटीसी 1.5 लाख। तो अप्रैल का आईटीसी 60,000 एडजस्ट करके लायबिलिटी कितनी बन रही 40,000, मई में आईटीसी 90,000 सेट करके लायबिलिटी बन रही 60,000, और जून में आईटीसी थी 1.5 लाख था, उसको सेट करके लायबिलिटी बन रही 50 लाख। लेकिन अप्रैल और मई में हमारी लायबिलिटी 40,000, मई में 60,000। लेकिन हमने फिक्स सम मेथड से मान लीजिए अप्रैल में कैश पेमेंट कर दिया 35,000 और मई में भी पेमेंट कर दिया 35,000 एफएम फिक्स सम मेथड से। अब दोस्तों यहाँ क्या देखना होगा, तो 40,000 लायबिलिटी आपकी निकल रही थी, लेकिन आप फिक्स सम मेथड से 35,000 पेमेंट किया, तो अप्रैल की लायबिलिटी आपकी 5,000 निकल रही है, मई की लायबिलिटी आपकी 60,000 थी, फिक्स सम मेथड से आपने पेमेंट किया 35,000, 25,000 लायबिलिटी निकल रही है। तो 5,000 पे मई अप्रैल वाले, और जो मई की 25,000, क्या इस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो नहीं। अगर आप फिक्स सम मेथड में हो तो आपको इस पे पेमेंट नहीं देना होगा। ठीक है दोस्तों। अब जून में है, अब आईटीसी सेट करने के बाद लायबिलिटी 50,000 जून की निकल रही है। अगर यही चीज़ मान लीजिए जो फिक्स सम मेथड वाला है, अगर आप इसको नहीं करते, आप सेल्फ असेसमेंट से पेमेंट करते, और अगर यह डिफरेंस आ जाता तो आपको इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता। सेल्फ असेसमेंट में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर लायबिलिटी निकल गई डिफरेंस। अगर फिक्स में हो तो इंटरेस्ट। समझ में आ गया दोस्तों? 80,000 की लायबिलिटी कैसे आई? ये 50,000 की पूरा जून की आ गई, 25,000 मई की, और 5,000 अप्रैल की। 80,000 की लायबिलिटी आपकी आ गई। दोस्तों इस तरीके से इस स्कीम में वर्किंग होगा, और इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, इस तरीके से पेमेंट करके आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्कीम को तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन ऐसे यह स्कीम कुछ खास नहीं है, बड़ी बोरिंग स्कीम है, यह बहुत सक्सेसफुल स्कीम नहीं रही। लेकिन अब जीएसटी हम सीख रहे हैं तो इसको जानना भी ज़रूरी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, और बाकी आप कमेंट करके ही बता देना आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।